क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट, डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 pr। इस ये लैम्डा का फॉर्मूला होता है। लैम्डा कभी भी जो है ना लगातार रिंग्स का या एक रिंग का डायमीटर अगर आपको पता है उससे नहीं निकलेगा। ठीक है, एक्चुअल में डायमीटर का फॉर्मूला होता है डार्क रिंग का 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। ठीक, तो आप कहोगे लैम्डा इससे निकाल लो डी स्क्वायर एन म्यू अपॉन 4r। ऐसे क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जब लैम्डा निकालते हैं तो आपको दो रिंग्स चाहिए होती है कम से कम। दो रिंग्स के बीच का डिस्टेंस जो गैप है उसे पी कहते हैं। पी उतना ज्यादा होगा जितनी ज्यादा रिंग्स होंगी, क्योंकि रिंग लैम्डा हमेशा एवरेज डायमीटर के टर्म्स में बात की जाती है। एवरेज क्या है, क्योंकि डायमीटर सब रिंग्स के आ रहे हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमेशा दो रिंग आपको कंपैरिजन में चाहिए होती है। एक रिंग से कभी भी डायमीटर नहीं निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल में भी ध्यान रखना है इसका बात का। तो इसलिए हमने दो रिंग लिया, एक एन प्लस पी है तो एक एन है। तो जब हमने इनका स्क्वायर किया तो ये हमें मिला डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन अपॉन 4 pr। क्लियर? देन ये वैज शेप फिल्म के बारे में थोड़ा जानते हैं। ए वैज शेप फिल्म इज अ फिल्म विद नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस। ये मैंने आपको बताया था, वैज फिल्म भी एक वैज शेप फिल्म भी एक फिल्म होती है जिसकी थिकनेस नॉन यूनिफॉर्म होती है, अनइक्वल होती है, इक्वल नहीं होती है। क्लियर? When a monochromatic beam of wavelength lambda is incident on the edge of wedge-shaped film of refractive index mu, it is split into two reflected coherent beams. Again वही केस है, जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम किसी वैज शेप्ड फिल्म की एज ऑफ वेज पर, एज ऑफ वेज उसे कहते हैं जो स्लैंट हाइट होती है वेज की, उस पर गिरती है तो वो दो रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स में स्प्लिट हो जाती है। The two reflected coherent beams travel in the same direction, superimposes each other to produce curved interference fringes observed on the edge of wedge. यही दो जो रिफ्लेक्टेड कोहेरेंट बीम्स होती हैं ये आपस में चलती हैं एक ही डायरेक्शन में, जो चलते हुए आपस में सुपर इम्पोज करती हैं तो एज ऑफ वेज पर हमें कर्व्ड फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। ठीक है, द एंगल थीटा दैट एज ऑफ वेज शेप्ड फिल्म मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ वेज। जो एंगल थीटा एज ऑफ वेज हॉरिजॉन्टल से बनाती है, ये मैं थ्योरी में भी बताई थी आपको बात। ठीक है, उसको जो है एज ऑफ एंगल ऑफ वेज कहते हैं। देन इसका एक ये एमसीक्यू है, द फ्रिंज विड्थ इन वेज शेप्ड एयर फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ वेज थीटा इज गिवन बाय। बेटा ये याद रखिएगा, इसका डेरिवेशन होता है थ्योरी में। अब डेरिवेशन तो करना नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है। ये ऑप्शन बी करेक्ट है, लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। ठीक है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वेज शेप फिल्म का, थीटा एंगल ऑफ वेज है, लैम्डा वेवलेंथ है मोनोक्रोमैटिक बीम की। ये हमारी फ्रिंज विड्थ है, फ्रिंज विड्थ वेज के केस में। नाउ मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ये आपको, रियल एंड वर्चुअल इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है, ये आप 12th 11th में भी पढ़े हैं। देखो इंटरफेरेंस पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, एक वर्चुअल इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। रियल इंटरफेरेंस पैटर्न कब बनता है? When the two coherent beams traveling in the same direction superimposes to converge at a point on the screen, the resulting interference pattern obtained on the screen is a real interference pattern. बेटा रियल इमेज तब बनती है जब दो बीम्स एक पॉइंट पर मिलती हैं। बेसिक बात है, बिल्कुल स्कूल में पढ़ा है आपने। ठीक है, जब दो बीम्स एक पॉइंट पर मिलती है तो हमें जो मिलता है इमेज वो रियल होता है। तो रियल इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे स्क्रीन पर दिखाई देगा, क्योंकि स्क्रीन पर ये दोनों बीम्स मिलती हैं। जैसे कि दो स्लिट्स का केस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो तुमने 12th में किया था, उसमें इंटरफेरेंस पैटर्न जो स्क्रीन पर बन रहा है वो कैसा पैटर्न है? रियल पैटर्न। ठीक है, लेकिन इस केस में जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो, फिल्म्स का केस है, वैज शेप फिल्म का केस है, उसमें इंटरफेरेंस कहां देख रहे हो? स्क्रीन पर देख रहे हो क्या? नो, you are not seeing the interference on screen, you are seeing the interference on film, right? So ये जो इंटरफेरेंस फिल्म पर बन रहा है ये वर्चुअल होता है, क्योंकि इस केस में बीम डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज नहीं कर रही है किसी भी पॉइंट पर। आपने थ्योरी में बनाई होंगी बीम्स, तो बीम तो दिखा रहे हो ना कि निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, क्या वो कहीं मिल रही है किसी पॉइंट पर? नो, दे आर नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट, तो दैट इज डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पैराग्राफ वही है, when the two coherent beams traveling in the same direction superimposes to diverge from a point on the film, the resulting interference pattern obtained on the, ये स्क्रीन नहीं होगा, फिल्म होगा। ठीक है, दिस इज नॉट स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन पर वो आएगा हमारा
रियल, ये वर्चुअल होता है। तो इस चैप्टर में जितने भी हम वो देख रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है, वो सब जो है वर्चुअल पैटर्न। क्लियर हो रही है बात? तो जब दो कोहेरेंट बीम्स एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और वो किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हैं, जैसे फिल्म के केस में हमेशा डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, तो फिल्म पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो वर्चुअल इंटरफेरेंस पैटर्न में है। और यंग डबल स्लिट में जो पैटर्न बनता है वो रियल इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, जब दो कोहेरेंट बीम्स आपस में एक डायरेक्शन में चलते हुए सुपर इम्पोज करके स्क्रीन पर इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं, उसको रियल इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। तो ये स्क्रीन पर बनेगा, ये फिल्म पर बनेगा। क्लियर हो गई बात? तो इस पर अब हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं, एमसीक्यू आया था एक, पहले देखते हैं इसको। ये the path difference between two coherent beams reflected from a thin film of uniform thickness t and refractive index mu when the incident beam makes an angle of refraction r with the normal is given by, बेटा ये होता है 2 mu t cos r। ठीक है, ये पूछ सकता है यूनिवर्सिटी कितना पाथ डिफरेंस होता है। Then the part difference between two coherent beams transmitted from a thin film of uniform thickness t and refractive index mu, and the incident beam makes an angle of refraction r with the normal is given by, same आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, 2 mu t cos r। ये आपने थ्योरी में किया था, दोनों में पार्ट डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड केस में भी और रिफ्लेक्टेड केस में भी। ठीक है, नाउ ये अनदर क्वेश्चन है, द इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म्ड ऑन ए थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इज, तो मैंने अभी समझाया आपको, ये ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्चुअल पैटर्न होता है, ठीक है, रियल पैटर्न होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, इसमें वर्चुअल पैटर्न बन रहा है। नाउ बात करते हैं डिफ्रैक्शन की, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ ए पर्टिकुलर वेवलेंथ और ए लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन ए ऑब्स्टिकल विद वेरी स्मॉल अपर्चर comparable to wavelength of light, the light beam bends around the corner of the obstacle and enters into its geometrical shadow. This phenomena is called as diffraction of light beam। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था कि जब कोई ऑब्स्टिकल किसी लाइट बीम के रास्ते में आ जाता है और मान लीजिए उस ऑब्स्टिकल का जो अपर्चर है, यानी कि एक होल जिसमें से लाइट गुजर रही है, वो बहुत बहुत स्मॉल है, उसका इतना स्मॉल है कि वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल है उसका ऑर्डर, तो लाइट क्या होती है, उसके कॉर्नर से बेंड करके जहां पर शेडो बन रही है उस ऑब्स्टिकल की, उस शेडो में एंटर कर जाती है। ठीक है, इसका लाइट का ऑब्स्टिकल के अपर्चर के कॉर्नर से बेंड होकर उसकी शेडो में पहुंचना, इसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? तो अब डिफ्रैक्शन में क्या होता है, व्हेन ए वेव फ्रंट ऑफ लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन ए नैरो स्लिट विद विड्थ कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट बात है, स्लिट की जो विड्थ होती है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होनी चाहिए। द स्लिट स्प्लिट्स द इंसिडेंट वेव फ्रंट इनटू n इक्वल पार्ट्स। देखिए यहां से ये इंटरफेरेंस अलग हो गया, वहां टू बीम टू कोहेरेंट बीम्स की बात करते आ रहे हो पीछे से, यहाँ पर n इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है,
ठीक, और हर पार्ट जो है वो एक सेकेंडरी वेवलेट की सोर्स की तरह काम करेगा। Thus, diffraction always involves division of wavefront, while interference involves both division of amplitude and division of wavefront. ये आपसे कोई पूछ सकता है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो बेटा डिफ्रैक्शन में हमेशा वेव फ्रंट का डिवीजन होता है, जबकि इंटरफेरेंस में डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड और डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट दोनों हो सकते हैं। क्लियर? डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड डिफ्रैक्शन में कभी नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को, राइट? So each part act as a source of secondary wavelets which are diffracted in different directions. The angle which the collection of diffracted beam makes with the horizontal या direction of incidence कह लो is called as angle of diffraction. ठीक है, जब कोई वेव फ्रंट, इंसिडेंट बीम का कोई वेव फ्रंट किसी स्लिट के ऊपर गिरता है तो स्लिट उस इंसिडेंट वेव फ्रंट को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस प्रकार से डिफ्रैक्शन जो है एक डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट है। ठीक, नाउ जब ये n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो हर पार्ट से एक सेकेंडरी वेवलेट निकलती है जो कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है एज डिफ्रैक्टेड बीम्स। क्लियर? जो भी डिफ्रैक्टेड बीम्स ने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एंगल बनाया हुआ है उसको एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर? These diffracted beams interferes constructively to produce regions of fading intensities from the center towards the ends. ये भी एक डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में फर्क है। इंटरफेरेंस में जो इंटेंसिटी होती है फ्रिंज की वो सेंटर से किनारों तक कभी नहीं घटती, वो कांस्टेंट रहती है, जबकि डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होती है वो सेंटर पर मैक्सिमम होती है और जब आप किनारों की तरफ चलते हो सेंटर से तो ये घटती हुई चली जाती है। ठीक है, तो ये जो फेडिंग इंटेंसिटी के रीजन बनाए गए हैं, फेडिंग इंटेंसिटी के रीजन बनाए गए हैं, ये उन्हीं डिफ्रैक्टेड बीम्स ने बनाए हैं जो कि स्लिट के कॉर्नर से डिफ्रैक्ट हुई है किसी एंगल थीटा पर हॉरिजॉन्टल से। क्लियर? दीज रीजन्स ऑफ फेडिंग इंटेंसिटीज आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा। ये रीजन जो फेडिंग इंटेंसिटी के हैं इनको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। These diffracted beams interfere destructively to produce points of zero intensity between two successive secondary maxima called as minima. यही डिफ्रैक्टेड बीम्स जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करती हैं और ऐसे पॉइंट बनाती हैं जिनमें इंटेंसिटी जीरो होती है और ये पॉइंट दो लगातार सेकेंडरी मैक्सिमा के बीच में होते हैं और इनको मिनिमा कहते हैं। क्लियर? इसमें मिनिमा का कोई बैंड नहीं बनता जैसे इंटरफेरेंस में बनता है, इसमें मिनिमा का पॉइंट बनता है, ये भी फर्क है। ठीक है, अब बात करते हैं उन बीम्स की जो डिफ्रैक्ट नहीं हुई, उनका क्या होगा? द अनडिफ्रैक्टेड बीम्स that passes through the aperture of slit along the direction of incidence are focused at the center of screen. ठीक है, जो बीम इस स्लिट के से बेंड नहीं हुई, इसके कॉर्नर से बेंड होके इसकी शैडो में नहीं गई, बिल्कुल सीधी चली गई, क्योंकि भाई है तो वो ओपनिंग, थोड़ी सी ओपनिंग तो स्लिट दे रहा है ना लाइट को, तो इन बीम्स को अनडिफ्रैक्टेड बीम्स कहते हैं। और ये अनडिफ्रैक्टेड बीम्स को हम एक लेंस के माध्यम से स्क्रीन पर फोकस करा लेते हैं, इस प्रकार से जहां ये गिरती हैं वहां मैक्सिमम इंटेंसिटी प्राप्त होती है और इस रीजन को प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। ठीक है, these beams contribute to the region of maximum intensity called as principal maxima और central maxima। ये जो बीम जो है हमने लेंस से फोकस करा ली है स्क्रीन के सेंटर पे, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और इनको हम प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। क्लियर होगी बात? नाउ बात है कुछ एमसीक्यू करते हैं। द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड, बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, डिफ्रैक्शन। In diffraction pattern, the point of maximum intensity formed on the screen is called, अभी पढ़ के आए हैं आप, पॉइंट बी करेक्ट है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट को प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं या सेंट्रल मैक्सिमम। In diffraction pattern, the point with zero intensity formed on the screen is called, ऑप्शन ए करेक्ट है, जीरो इंटेंसिटी के पॉइंट को मिनिमा कहते हैं। In diffraction pattern, the fainter brighter regions formed between two successive minimas is called, ऑप्शन सी करेक्ट है, उसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, जो कि फेंटर ब्राइटर रीजन होता है, दो लगातार मिनिमास के बीच में बनता है।
the ratio of intensity of first secondary maxima to second secondary maxima to third secondary maxima is given by, ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है भाई, इसे याद कर लो। ऑप्शन ए करेक्ट है, 1:1/62:1/122 होता है, ठीक है, या 1:1/4 पाई स्क्वायर इज टू 1/9 पाई स्क्वायर, वो भी कर सकते हो तुम, ठीक है। तो ये याद रख लो 62 और 122 के टर्म्स में होता है। तो यहां से क्लियर हो रहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी रखती है, और जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होती है, ठीक है, वो सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा का 1/62 टाइम होती है, और जो सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा होती है वो सेंट्रल मैक्सिमा का 1/122 टाइम्स होती है। आप इसी से आगे निकाल सकते हो थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा कितना लेगी। क्लियर है बात? द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन इज, देखो अब ये स्क्रीन पर बन रहा है, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, रियल पैटर्न, फिल्म पर नहीं है ये, ठीक है। In single slit diffraction, the undiffracted beams are responsible for the formation of, जो बीम undiffracted हुई हैं वो क्या बनाती हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रिंसिपल मैक्सिमा बनाती हैं। In single slit diffraction, the diffracted beams are responsible for the formation of, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, both A and B, वो सेकेंडरी मैक्सिमा भी बनाती हैं, वो मिनिमा भी बनाती हैं। जब वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, डिस्ट्रक्टिवली करेंगी तो मिनिमा बनेगा। क्लियर? द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट बीम्स डिफ्रैक्टेड एट एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, ए साइन थीटा होता है डिफ्रैक्शन में दो लाइट बीम्स के बीच का पाथ डिफरेंस, जो एक स्लिट से डिफ्रैक्ट हो रही है एट एन एंगल थीटा, और उस स्लिट की अगर विड्थ ए है। In diffraction pattern formed by a single slit of width A, the secondary maxima is formed when the path difference between two diffracted light beams is, बेटा ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। याद रखो डिफ्रैक्शन में जो है, जो फिजिक्स का नियम है अभी पीछे पढ़ा आपने, कंस्ट्रक्टिव में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, डिस्ट्रक्टिव में ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, डिफ्रैक्शन में उल्टा करना है। अगर सेकेंडरी मैक्सिमा पूछ रहा है तो सेकेंडरी मैक्सिमा का ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आएगा, समझ रहे हैं? इंटरफेरेंस से उल्टा आता है इसमें। मैथमेटिक्स हमें करी है सिंगल स्लिट में, वो लंबा सा जो आपने क्वेश्चन किया था वो हमें करना नहीं है, डायरेक्ट पूछ सकता है यूनिवर्सिटी, तो ये आंसर होगा इसका। इन डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड बाय ए सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, द सेकेंडरी मैक्सिमा इज फॉर्म्ड व्हेन फेज डिफरेंस बिटवीन टू डिफ्रैक्टेड लाइट बीम्स इज, अब बेटा व्हेन द फेज, हाँ फेज की बात कर रहा है, तो फेज में आ जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। तो यानी कि जो इंटरफेरेंस में मिनिमा की कंडीशन है वो डिफ्रैक्शन में सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा वहां बनेगा जब दो डिफ्रैक्टेड बीम्स के बीच का, यहां मैं डिफ्रैक्टेड बीम्स कह रहा हूं, सक्सेसिव डिफ्रैक्टेड बीम्स नहीं कह रहा हूं, ठीक है। जब दो डिफ्रैक्टेड बीम्स के बीच का जो फेज डिफरेंस होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। In diffraction pattern formed by a single slit of width A, the minima is formed when path difference between two diffracted light beams is, अब minima की बात करें तो minima में A आएगा even multiple of lambda by 2, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का जो कंस्ट्रक्टिव है वो डिफ्रैक्शन में मिनिमा का हो जाता है। In diffraction pattern formed by a single slit of width A, minima is formed when phase difference between two diffracted light beams is, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब बात करते हैं ग्रेटिंग की, ठीक है। ये टॉपिक आपका थ्योरी में छूट गया था, तो ग्रेटिंग क्या होती है पहले वो समझें। ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ए सीरीज ऑफ एन पैरेलल स्लिट्स ईच ऑफ विड्थ ए एंड ओपेक स्पेसिंग बी बिटवीन देम। एक ग्रेटिंग जो है वो सीरीज की श्रृंखला होती है, हर स्लिट्स की श्रृंखला होती है, ठीक है। हर स्लिट की विड्थ ए होती है और उनके लगातार दो स्लिट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो a प्लस बी होता है, क्योंकि
एक बीच में ओपेक स्पेसिंग होती है। ओपेक स्पेसिंग मतलब जो लाइट को ब्लॉक करती है। ओपेक आप समझते हो, ओपेक वो चीज होता है जो लाइट को ब्लॉक करता है। तो एक ऐसा एक गैप है, उस गैप की लेंथ है बी। तो a/2 प्लस बी प्लस a/2। स्लिट के बीच का डिस्टेंस कैसे नापते हैं? उसके सेंटर से दूसरी स्लिट के सेंटर तक a/2 प्लस बी प्लस a/2 कितना हो गया? a प्लस बी। a प्लस बी जो है दो लगातार स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस होता है ग्रेटिंग में, ठीक। Thus the distance between two successive slits is a by b, which is called as grating element. इस distance को grating element कहा जाता है। When a diffraction grating is illuminated with a light beam which have a spectral width or collection of wavelengths, then shadow of these n-parallel slits are formed on the screen as closely spaced lines. इसको एक important बात को समझें आप। जब किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर कोई लाइट बीम गिरती है, ठीक, यहाँ में मोनोक्रोमेटिक बीम भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक बीम एक ऐसी बीम मानना जिसकी सिंगल वेवलेंथ ना होकर वेवलेंथ का कलेक्शन है, क्योंकि दुनिया में परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक कुछ नहीं होता। कोई भी मोनोक्रोमेटिक बीम मान लो या कोई लाइट बीम मान लो, ठीक है, जब वो किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर गिरेगी तो उस लाइट बीम में बहुत सारी वेवलेंथ का कलेक्शन होगा, एक वेवलेंथ नहीं होगी। तो वेवलेंथ के इस कलेक्शन को स्पेक्ट्रल विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो जब ये किसी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर गिरती है और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में n पैरेलल स्लिट्स हैं, तो बेटा इन n पैरेलल स्लिट्स की परछाई जो है, शेडो, ये स्क्रीन पर बनती है एज n लाइंस। कितनी लाइंस? n लाइंस। जितनी स्लिट्स हैं उतनी लाइंस के रूप में आपको सेंटर पे ये दिखाई देने लगती हैं। ये मैं अनडिफ्रैक्टेड केस कह रहा हूं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। द ग्रेटिंग एलिमेंट is measured in centimeter and the reciprocal of grating element measure the number of lines per centimeter in the diffraction grating. ग्रेटिंग एलिमेंट जो है वो हमेशा सेंटीमीटर में नापा जाता है, जो कि दो लगातार स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। अगर मैं इस ग्रेटिंग एलिमेंट का उल्टा कर दूं, 1/a प्लस b कर दूं, तो इससे मुझे एक ग्रेटिंग के एक यूनिट सेंटीमीटर में, एक सेंटीमीटर में या यूनिट सेंटीमीटर में कितनी लाइंस हैं ये मिलती है। ये होता है 1/a प्लस b, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट थी कंसेप्ट, बट न्यूमेरिकल तो आई डोंट थिंक कि आएगा यूनिवर्सिटी में, बट फिर भी आप इसको समझ लें कि 1/a प्लस b नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर ऑफ ग्रेटिंग होती है, ठीक है। नाउ द ग्रेटिंग, ठीक है, the ability of diffraction grating to resolve these lines into its component lines is called its resolving power. किसी भी ग्रेटिंग की एबिलिटी जो इन लाइनों को पृथक पृथक तोड़कर इनकी कंस्टिट्यूएंट लाइंस में रिजॉल्व करना, उसको ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं एक्चुअली। अब आप ये समझ गए लाइन बन क्यों रही है? ये लाइन इसलिए बन रही है क्योंकि स्लिट्स की परछाइयां स्क्रीन पर गिरती है, ठीक। अब जितनी स्लिट्स हैं उतनी लाइन बनेंगी, लेकिन इन ये जो लाइन है ये बहुत सारी कंस्टिट्यूएंट लाइनों से बनी हुई है। तो किसी एक लाइन को तोड़कर उसकी कंपोनेंट लाइंस में रिजॉल्व करना, उसे ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, उसे उसकी रिजॉल्व करने की क्षमता कहते हैं। क्लियर? पहले मतलब मोटे तौर पे समझो है क्या ये, क्लियर? नाउ द कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स प्रोड्यूसेस ओवरलैपिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। बेटा एक वेवलेंथ से एक डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा। अब क्योंकि गिरने वाली वेवलेंथ्स अनेक हैं, ठीक, तो जितनी वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट में होंगी उतने डिफ्रैक्शन पैटर्न्स बनेंगे ना। आप जानते हो एक डिफ्रैक्शन पैटर्न में एक प्रिंसिपल मैक्सिमा होती है, तो अनेक डिफ्रैक्शन पैटर्न्स में अनेक प्रिंसिपल मैक्सिमास होंगी, और ये प्रिंसिपल मैक्सिमास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप समझते हो? चढ़ी हुई होंगी एक दूसरे के ऊपर, थोड़ी सी हटके होंगी, क्लियर? तो कितनी बनेंगी प्रिंसिपल मैक्सिमा? जितनी वेवलेंथ है इंसिडेंट लाइट में उतनी बनेगी। The number of diffraction patterns formed is equal the number of wavelengths in the incident light. ये बात समझ में आ गई आपको? जितनी इंसिडेंट लाइट में वेवलेंथ होगी उतने डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेंगे। The central brighter region of diffraction grating consists of overlapping principal maximas formed by different wavelengths of light. तो होगा क्या कि ग्रेटिंग का जब स्क्रीन होता है ना, केवल उसके सेंटर पे एक ब्राइटर रीजन बनता है। इस ब्राइटर रीजन में बहुत सारी प्रिंसिपल मैक्सिमास होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, और इनका नंबर उतना होता है जितनी वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट में है, क्योंकि हर वेवलेंथ से एक पैटर्न बनेगा।
जितनी वेवलेंथ उतने पैटर्न, जितने पैटर्न उतनी प्रिंसिपल मैक्सिमा, और ये प्रिंसिपल मैक्सिमा एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है और कहाँ दिखाई देंगी, स्क्रीन के सेंटर पे। ठीक है। The criteria to resolve the adjacent principal maxima was suggested by Rayleigh as Rayleigh criteria of resolution। ठीक, इसका नियम मैंने आपको थ्योरी में बता दिया था। उसने एक नियम बनाया था कि दो लगातार प्रिंसिपल मैक्सिमास को मैं पृथक पृथक कब तक देख सकता हूँ, सेपरेटली कब तक देख सकता हूँ। इसको कहते हैं रेले क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, जिससे वो दो एडजेसेंट का हिंदी होता है पड़ोस में, जो लगातार होती हैं, उन दोनों प्रिंसिपल मैक्सिमास को सेपरेट कब तक कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने एक नियम बनाया रेलैग ने, और उस नियम को कहते हैं रेलैग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक। द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग फ्रॉम डार्कर रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट रीजन, दीज डार्क रीजन्स आर अनरिजॉल्व्ड बाय द ग्रेटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रेटिंग के सेंटर में तो ब्राइट रीजन होता है। ठीक। इस ब्राइट रीजन में बहुत सारी प्रिंसिपल मैक्सिमाएं होती हैं जो एक दूसरे पर चढ़ी हुई होती हैं, ओवरलैप होती हैं। ये उतनी होंगी जितनी वेवलेंथ ऑफ लाइट आप यूज कर रहे हो। ठीक। इस ब्राइट रीजन के दोनों तरफ किनारों पर एक डार्क रीजन होता है। इस डार्क रीजन में क्या होगा, इसमें बेटा कुछ नहीं होता, ये रिजॉल्व ही नहीं हो सकता, ये बेकार होता है, रीजन हमारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इस रीजन में मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से ओवरलैप्ड होती हैं, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती हैं कि आप रिजॉल्व कर ही नहीं सकते हो। ये इररेलेवेंट रीजन होता है। समझ रहे हैं बात को? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी को एब्सेंट और एब्सेंट स्पेक्ट्रा कहते हैं, जिसकी मैं बात आगे करने वाला हूँ। एब्सेंट स्पेक्ट्रा इसी को कहते हैं जो दिखाई नहीं देता। ये दिखाई नहीं देता है, ब्राइटर रीजन के दोनों तरफ होता है ये रीजन। क्लियर हो रही है बात? इसीलिए ग्रेटिंग में कभी भी हम सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा की बात नहीं करते हैं। ग्रेटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करते हैं, क्योंकि वो इररिलेवेंट हो जाती है। क्लियर है बात? अब चलो प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। द ओवरलैपिंग प्रिंसिपल मैक्सिमा फाउंड ऑन द स्क्रीन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स इन द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जितनी वेवलेंथ्स हैं उतनी प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रहे हैं। ईच ओवरलैप प्रिंसिपल मैक्सिमा हैज एन ऑर्डर एंड कंटेन्स द लाइंस। हर प्रिंसिपल मैक्सिमा को एक ऑर्डर माना जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो जितनी प्रिंसिपल मैक्सिमा बन रही हैं उतने ऑर्डर माने जाते हैं, और हर प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर ये जो कैपिटल एन स्लिट्स हैं, इनकी परछाइयां बन रही हैं एज लाइंस, एज लाइंस, जो मैंने आपको इनिशियली शुरू में बताई थी बात। ठीक। तो इसमें ऑर्डर जो शब्द होता है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर से होता है ग्रेटिंग में। जितने ऑर्डर, मतलब nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा कह रहे हो आप, तो आप ये कह रहे हो कि आप ऐसी प्रिंसिपल मैक्सिमा ले रहे हो जिसका ऑर्डर n है। ठीक है। So as the order of principal maxima increases, the resolving power of diffraction grating, which is its ability to resolve lines into its component lines, increases। ये एक important point है। जब हम इन प्रिंसिपल मैक्सिमा के ऑर्डर को बढ़ाते हैं, तो ऑर्डर के बढ़ने से इन लाइंसों को इनके कंपोनेंट लाइंस में रिजॉल्व करने की ग्रेटिंग की पावर बढ़ जाती है। मान लीजिए आप फोर्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा ले रहे हो, ठीक, और एक आप ले रहे हो सिक्स्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो बेटा सिक्स्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा में लाइंस ज्यादा रिजॉल्व होंगी, फोर्थ ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा में लाइंस कम रिजॉल्व होंगी, और जीरोथ ऑर्डर नहीं होता है इसमें। सिंगल स्लिट में प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर जीरो कहा जाता है, लेकिन याद रखो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर जीरो कभी नहीं होता। प्रिंसिपल मैक्सिमा का ऑर्डर 1 से शुरू करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो प्रिंसिपल मैक्सिमा जो है ये, इसकी एक ऑर्डर होगा, ऑर्डर ग्रेटिंग का यही होता है प्रिंसिपल मैक्सिमा कौन से नंबर का है। ठीक। और इनके अंदर लाइन होती है, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ाओगे ये लाइन को रिजॉल्व करने की जो पावर है ग्रेटिंग की, ये बढ़ेगी। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। 2-point objects are just resolved up to a distance of minimum separation between them called as limit of resolution। 2-point objects को हम एक, हमारी आंखें या कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एक मिनिमम डिस्टेंस तक ही रिजॉल्व करता है, उसके बाद नहीं करता है। इस मिनिमम डिस्टेंस को लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। लोअर इज द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, द ग्रेटर इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी यंत्र की जितनी लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगी, उसकी रिजॉल्विंग पावर उतनी ज्यादा होगी। अगर हमारी आंखें दो बिंदुओं को बहुत कम दूरी तक भी, जब उनके बीच की दूरी बहुत कम है, जिसे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कह रहे हैं, उस तक भी सेपरेट कर सकती हैं और थोड़ी और कम कर सकती हैं,
तो हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, ये सीधी सी बात है। और अगर हमारी थोड़ी सी दूरी पे ही हम कह दें कि नहीं जी ये तो दोनों बिंदु एक हो गए, तो इसका मतलब हमारी आंखें उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, तो हमारी आंखों की रिजॉल्विंग पावर फिर कम है। ये है, तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पावर का रिलेशन उल्टा होता है। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन दो पॉइंट ऑब्जेक्ट के बीच का वो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम मतलब मैं इससे कम नहीं कर सकता जिस तक आप उन्हें सेपरेट देख सकते हो, ठीक है। नाउ हम कुछ एमसीक्यू कर सकते हैं इसमें। इन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव स्लिट्स ए एंड ओपेक स्पेसिंग बी इज कॉल्ड, ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रेटिंग एलिमेंट। क्लियर, दो लगातार स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस a प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है। द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन बी करेक्ट है, रेसिप्रोकल ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट का रेसिप्रोकल होता है नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर। द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिजॉल्व टू नियर बाई पॉइंट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट है, रिजॉल्विंग पावर। नाउ थोड़ा मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा की बात करें। A diffraction grating consists of n parallel slits, जैसा मैंने आपको बताया उसमें कैपिटल N parallel slits होती हैं। When the minima formed by a single slit coincides with the maxima formed by n parallel slits, then that order of spectra becomes absent in the field of view because of uniform intensity distribution। बेटा क्या होता है, सिंगल स्लिट भी है, जब किसी सिंगल स्लिट का मिनिमा n पैरेलल स्लिट्स के बनाए हुए सेकेंडरी मैक्सिमा के ऊपर गिरता है, उसको कॉन्साइड करता है, तो क्या होगा, मिनिमा अगर मैक्सिमा पे गिरे तो क्या होता है, एनर्जी की भरपाई हो गई, तो उस समय इंटरफेरेंस गायब, वो पैटर्न गायब हो रहा है, कारण क्योंकि यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन आ रहा है, ठीक है, तो हमारा जो स्पेक्ट्रा है वो एब्सेंट हो जाता है उस केस में। क्लियर, और इसी स्पेक्ट्रा जो एब्सेंट हो रहा है इसको मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहते हैं। आपको इसका कारण आया समझ में क्यों बनता है, किसी सिंगल स्लिट की भाई मिनिमा गिर रही होगी कहीं पर, जब उस पॉइंट पर एन पैरेलल स्लिट्स की सेकेंडरी मैक्सिमा गिरती है तो उस पॉइंट पर यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा, जिसके कारण स्पेक्ट्रा वहां से गायब हो जाता है। इसे ही मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा या एब्सेंट स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर, तो इसमें when the minima formed by a single slit coincide with the maxima formed by n parallel slits, then that order of spectra becomes absent in the field of view because of uniform intensity distribution. This spectra is called missing order spectra. All the principal maxima of order greater than 2 will be missing in the diffraction grating spectra when the grating element is twice the wavelength of the incident beam. ये एक important चीज है, यूनिवर्सिटी पूछ सकती है आपसे, अगर ली गई वेवलेंथ, ठीक है, जो आपने लाइट ली है उसकी वेवलेंथ ग्रेटिंग एलिमेंट से दुगनी है, राइट, नहीं, ग्रेटिंग एलिमेंट उस वेवलेंथ के दुगने से बड़ा है, ऐसा समझ। वेवलेंथ, तभी तो कहते हैं कि वेवलेंथ का और स्लिट की विड्थ का ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ स्लिट विड्थ क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट, दो लगातार स्लिटों के बीच की दूरी, ठीक, जब ये ग्रेटिंग एलिमेंट आपका ली गई वेवलेंथ के दुगने से बड़ा हो, यानी कि आपने चौड़ा ले ली, ग्रेटिंग ऐसी ले ली जिसकी चौड़ाई ज्यादा है, उसकी स्लिटों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो बेटा केवल एक प्रिंसिपल मैक्सिमा दिखाई देगी तुम्हें सेंटर पे। दो तीन के सारी जितने भी दो और दो से अधिक ऑर्डर की प्रिंसिपल मैक्सिमा होंगी ये सब गायब हो जाएंगी, और इसी को कहते हैं एब्सेंट स्पेक्ट्रा या मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा। क्लियर, तो एक इंपॉर्टेंट बात है ये। Light beams with different wavelengths are diffracted in different directions from the direction of incidence. The rate of change of angle of diffraction with the corresponding change in the wavelength of the incident beam is called as dispersive power or diffraction grating. जैसा मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल मैक्सिमा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, तो होता क्या है कि बेटा डिफरेंट वेवलेंथ जब आप इंसिडेंट लाइट में ले रहे हो तो वो डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफ्रैक्ट होंगी, थोड़ा थोड़ा एंगल बनाएंगी अपनी इनिशियल डायरेक्शन से, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का चेंज होना इंसिडेंट बीम की वेवलेंथ के साथ उसको ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। अगर किसी ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर ना होती तो ये सारी प्रिंसिपल मैक्सिमा ओवरलैप ना बनती। ये ओवरलैप ही इसलिए बन रही है क्योंकि पैटर्न्स बन रहे हैं। पैटर्न्स क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वेवलेंथ्स ले रहे हो, तो वेवलेंथ बदल रही है तो डिफ्रैक्शन बदल रहा है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बदल रहा है, तो डी थीटा बाई डी लैम्डा ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर कहलाई जाती है। क्लियर, ये यूनिवर्सिटी पूछ सकती है।
अब ये कुछ क्वेश्चन है एमसीक्यू। द मिसिंग ऑर्डर स्पेक्ट्रा इज फाउंड इन द स्पेक्ट्रम ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ड्यू टू, बेटा ऑप्शन सी करेक्ट है, कोइंसिडेंस ऑफ मिनिमा फाउंड बाय ए सिंगल स्लिट विद मैक्सिमा ऑफ n पैरेलल स्लिट्स। ठीक है, ये तब ऑर्डर एब्सेंट होता है जब किसी सिंगल स्लिट से बनी गई मिनिमा n पैरेलल स्लिट से बनाई गई मैक्सिमा को कोइंसाइड करे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Then in diffraction grating the order with n greater than 2 are missing when grating element, अभी बताया आपको बात, जब grating element की length is greater than 2 lambda। समझ रहे हैं, अगर ली गई वेवलेंथ से के दुगने से ग्रेटिंग एलिमेंट बड़ा है तो एक प्रिंसिपल मैक्सिमा ही बनेगी, n इक्वल टू 2 3 4 5 ये सब गायब हो जाएंगे। क्लियर? तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, इज ग्रेटर देन 2 लैम्डा। The minimum distance between 2 point objects at which they are said to be just resolved is called, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, अभी बताया आपको, मिनिमम 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच की मिनिमम दूरी जिस पर वो जस्ट रिजॉल्व होते हैं उसको लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। When two nearby point objects are illuminated with a light beam, their images are said to be just resolved when principal maxima found by wavelength lambda coincide with the first minima found by wavelength lambda plus d lambda, and principal maxima found by wavelength lambda plus d lambda coincide with first minima found by wavelength lambda. This is according to, ये मैंने आपको थ्योरी में बताई थी बात, इसको रेलैग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन कहते हैं। रेलैग ने ही नियम बनाया था कि दो एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा को आप कब तक रिजोल्व कर सकते हो, जब तक लैम्डा की बनाई गई प्रिंसिपल मैक्सिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा की बनाई गई फर्स्ट मिनिमा को और लैम्डा की बनाई गई फर्स्ट मिनिमा लैम्डा प्लस डी लैम्डा की बनाई गई प्रिंसिपल मैक्सिमा को कोइंसाइड करे, तब तक आप उन्हें सेपरेट कर सकते हो। अगर डिस्टेंस इससे कम कर दिया तो ये एक हो जाएगी, यही कहा था ना रेलैग ने। तो दिस इज सी। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज डिटरमाइंड बाय, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, किसी भी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को की रिजॉल्विंग पावर को डिटरमाइन करने के लिए थ्योरी में हमने रेलैग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन लगाया था। ठीक है, डेरिवेशन तो किया नहीं इसका आपके, बट पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी की किस नियम से हमने निकाली थी वो। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, रेलैग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। ये याद रखिए, रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद n नंबर ऑफ स्लिट्स एट ऑर्डर n इज गिवन बाय, तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, nn। ठीक है, n है नंबर ऑफ स्लिट्स, स्मॉल n है ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि nn रिजॉल्विंग पावर है तो n के बढ़ने से भाई कैपिटल N तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि एक ग्रेटिंग के लिए कैपिटल N फिक्स होता है, ऑर्डर बढ़ेगा। तो प्रिंसिपल मैक्सिमा का जब ऑर्डर बढ़ेगा तो रिजॉल्विंग पावर ग्रेटिंग की बढ़ेगी, यानी कि वो उन लाइनों को उनके कंस्टिट्यूएंट लाइंस में फर्दर तोड़ सकती है ऑर्डर के साथ। क्लियर हो रही है? ऑर्डर के बढ़ने के साथ क्लियर हो रही है बात? तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर्मूला याद रखना, nn होता है nn, दिस इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग। The rate of change of angle of diffraction with the corresponding change in wavelength of incident beam for a diffraction grating is called its, अभी पढ़ाया आपको, ये dispersive power कहलाई जाती है। ठीक है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ्स के रेडिएशन अलग अलग एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन पर स्कैटर्ड डिफ्रैक्ट होंगे, तो डिफ्रैक्शन होने से वेवलेंथ के बदलने से एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन एक यूनिट वेवलेंथ के बदलने से कितना बदला, ऐसे समझो, उसको डिस्पर्सिव पावर कहेंगे, डी थीटा बाई डी लैम्डा। मैथ्स में तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया ना, डी थीटा बाई डी लैम्डा। क्लियर? थीटा क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, उसको ग्रेटिंग की डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। When two light beams of wavelength lambda 1 and lambda 2 are incident on a diffraction grating, its resolving power is given by, बेटा अगर मैं ग्रेटिंग की ओवरऑल अपनी नाक नक्श की बात करूं तो nn होती है, उसकी अपनी कैपेसिटी। लेकिन न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि मान लीजिए दो बीम्स गिर रही है, उनमें एक बीम की वेवलेंथ लैम्डा 1 है, दूसरी की बीम लैम्डा 2 है, तो ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर कितनी होगी कि इनके द्वारा बनाई गई लाइंस को या इनके द्वारा बनाई गई प्रिंसिपल मैक्सिमा के अंदर जो लाइंस है, प्रिंसिपल मैक्सिमा लिए हुए होती है ना लाइन, तो ठीक उनको ये ग्रेटिंग रिजॉल्व कर पाए। तो बेटा फॉर्मूला बी होता है लैम्डा मीन
अपॉन λ1 माइनस λ2।